Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the last topic of our Minimum Wages Act. तो उसमें जो सेक्शन बचे हुए थे सेक्शन 23 टू सेक्शन 31 वो आज हम कवर करेंगे. ओके तो सेक्शन 23 एग्जम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन दी सर्टन केसेस. उसके बाद जो है 24 में बार ऑन द सूट बोला है. सेक्शन 25 में कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या होता है. सेक्शन 26 एग्जम्पशन एंड एक्सेप्शन क्या है वो देखेंगे. उसके बाद सेक्शन 27 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड टू शेड्यूल. सेक्शन 28 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शन. 29 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स. और 30 में पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. 30 में क्या बोला है, 30A में रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट में होना चाहिए. उसके बाद 31 में वेरिफिकेशन एंड फिक्सेशन ऑफ सर्टन मिनिमम वेजेस. तो लेट्स स्टार्ट. हम देखेंगे कि सेक्शन 23 में क्या बोला है, 31 तक देखेंगे. ओके तो सेक्शन 23 क्या बात करता है. सेक्शन 23 जो है एग्जम्पशन ऑफ एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन लायबिलिटी इन सर्टन केसेस. जो एम्प्लॉयर है उनको एग्जम्पशन मिल सकता है सम जो सर्टन लायबिलिटी है उसमें. सबसे पहले वेयर एन एम्प्लॉयर इज चार्ज्ड विद द ऑफेंस अगेंस्ट द एक्ट ही शैल बी एंटाइटल्ड अपॉन द कंप्लेंट ड्यूली मेड बाय हिम टू हिम एनी अदर person whom he charges as actually offender brought before the court at the time appointed for hearing the charges, and if after the commission of an offence has been provided the employer proves the satisfaction of the कोर्ट. तो ABCD ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले ए जो है he has used due diligence यूज़ किया है execution of this act. उसके बाद बी में बोला है that said that the person committed an offence in the question without his knowledge, consent, convenience that other person shall be convicted of an offence shall be liable to the like punishment as if where employer and the employee shall be discharged, provided that in seeking to prove aforesaid the employer may be examined on oath and evidence of an employer or his witnesses, if any, shall be subjected to cross examination by or in on behalf of an person who the employer charges as an actual offender and by an prosecution. तो इसमें जो सिंपल मीनिंग है सेक्शन 23 में क्या बोल रखा है. जो सेक्शन 23 है तो क्या बोला है सेक्शन 23 में इतना ही. सिर्फ एम्प्लॉयर चार्ज विद एन ऑफेंस. अगर एम्प्लॉयर पे चार्जेस लगे हैं ऑफेंस के तो यहाँ पे जो है इफ़ एन एम्प्लॉयर इज अक्यूज ऑफ एन वायलेटिंग द एनी एक्ट अंडर दिस एक्ट ही कैन फॉर्मली नेम द अनदर पर्सन एज एक्चुअल ऑफेंडर. जो कोई भी एक्चुअल ऑफेंडर है उसका नाम लेना है बिफोर द कोर्ट ऑफ हियरिंग. बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एम्प्लॉयर पे होगा. तो वहाँ पे इफ एन ऑफेंस इज प्रूव द एम्प्लॉयर कैन अवॉइड पनिशमेंट बाय शोइंग. क्या पनिशमेंट, क्या यहाँ पे जो कोई भी काम हुआ है ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे यूज़ किया है उसने टू एनफोर्स दैट एक्ट. और उसके बाद जो है अदर पर्सन कमिटेड एंड जो कोई भी अदर पर्सन है ऑफेंस कमिट किया है वो किससे विदाउट नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर किया है एंड कंसेंट से नहीं किया है. तो यहाँ पे विदाउट कंसेंट से किया है और विदाउट कन्वीनियंस से किया है. उसके बाद जो आउटकम है यहाँ पे जो आउटकम जो है इफ़ द कोर्ट विल कन्विक्ट द पर्सन अदर पर्सन इंस्टेड गिविंग them the same punishment as if were employer and discharge the employer from the liability. से यहाँ पे employer होगा, डिस्चार्ज होगा यहाँ पे जो कोई भी है. उसके बाद जो प्रोविज़ो है क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड है यहाँ पे एम्प्लॉयर को. तो एम्प्लॉयर कैन बी एग्जामिन्ड ऑन दी ओथ पे एग्जामिन होगा. उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है अक्यूज पर्सन एंड प्रोसिक्यूशन कैन क्रॉस एग्जामिन दी एम्प्लॉयर और हिज विटनेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद जो है सेक्शन 24 बार ऑन दी सूट. तो बार ऑन दी सूट में क्या बोला है. सबसे पहले जो है नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर एन रिकवरी ऑफ एन वेजेस इन सो फार एज सम सो क्लेम्ड. फर्स्ट जो है तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि क्या बोला है. तो सब सेक्शन 220 जो 24 है क्लॉज 1 में क्या बोला है बार ऑन द सूट में. तो फॉर्म्स द सब्जेक्ट
एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 में जो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्लेम जो बोला है विच हैज़ बिन प्रेजेंटेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ। बी में जो बोला है हैज़ बिन फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ द डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन ऑफ द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। उसके बाद जो है has been adjudicated any proceeding under the section not due to the plaintiff and could have been recovered। application already recovered है तो application है तो यहाँ पे आप इससे क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद जो है सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्टिंग आउट क्या है, तो सेक्शन 25 में क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बोला है। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मेन रूल क्या है, एनी एग्रीमेंट, जो कोई भी एग्रीमेंट है, एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन एम्प्लॉय ने किया है, एम्प्लॉई ने किया है टू गिव अप टू रिड्यूस देयर राइट टू द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द एक्ट इज़ इनवैलिड एंड वॉइड दैट एक्सटेंट। अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है और एम्प्लॉय ने खुद लिख के दिया है कि आप मुझे पेमेंट मत दीजिए और मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस जो है उससे भी कम दीजिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं होगा। खुद अगर एम्प्लॉय भी कर रहा है तो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद जो है सेक्शन 26, जो सेक्शन 22 है उसमें क्या है, एग्जम्पशन एंड एक्सेप्शंस है। तो एग्जम्पशंस क्या है, सबसे पहले तो सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, द गवर्नमेंट कैन डिसाइड दैट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वेजेस paid to disabled employees but it can set conditions for the exemptions। यहाँ पे क्या बोला है, जो गवर्नमेंट कैन डिसाइड दैट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वेजेस पेड टू डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को अप्लाई नहीं होगा, बट कोई कंडीशन यहाँ पे, जो कोई भी कंडीशन है डिसेबल्ड जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए क्या कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं। सेक्शन जो सबसेक्शन 2 है उसमें क्या बोला है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट सर्टन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं इफ़ ही थिंग्स टू फिट, और स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ फ्रॉम दी, जो कोई भी स्पेसिफिक रीजंस के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 2A में क्या बोला है, जो 2A उसमें सिंपल इतना ही बोला है, द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ हु ऑलरेडी अर्न द वेजेस अबव द सर्टन लिमिट, मतलब जो सर्टन लिमिट है उससे भी ज़्यादा जाकर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट ले रहे हैं, तो और एम्प्लॉयज़ ऑफ एन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द मिनिमम वेजेस प्रोविजन बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर सर्विसेज, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो है सेक्शन सबसेक्शन 3 में, तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू दी वेजेस, जो नॉट अप्लाई टू वेजेस पेड फैमिली मेम्बर्स को अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं होगा। ऑफ एन एम्प्लॉयर लिव विद दी एंड डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, सेक्शन 27 देखेंगे। सेक्शन 27 में क्या बोला है, सिंपल इतना ही है सेक्शन 27 में, तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऐड द शेड्यूल, तो है यहाँ पे द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स, और जो कोई भी है यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट ऐड कर सकता है शेड्यूल जॉब्स जो है, और जॉब्स शुड हैव मस्ट बी मिनिमम वेजेस फिक्स्ड होंगे यहाँ पे। द गवर्नमेंट मस्ट अनाउंस दिस डिसीजन पब्लिकली नोटिफिकेशन एटलीस्ट 3 मंथ इन एडवांस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नोटिस में यहाँ पे इशू होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आएगा, आफ्टर दिस द शेड्यूल इज़ अपडेटेड एंड अप्लाइज टू दोज जॉब्स इन द स्टेट। उसके बाद जो है सेक्शन 28, सेक्शन 28 में क्या बोला है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू एनी स्टेट गवर्नमेंट टू हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स द मिनिमम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, डायरेक्शंस देगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद 29 में क्या बोला है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स। अब 29 में क्या बोला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स आफ्टर नोटिफाइंग द पब्लिक अबाउट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जो कोई भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उनको अप्लाई, जो कोई भी है नोटिफिकेशन देने के बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को, सच हाउ मेंबर्स आर अपॉइंटेड, वोटिंग मेथड्स, फाइलिंग दी वैकेंसीज एंड कोरम, जो मिनिमम मेंबर्स नीडेड है उसके बाद। सेक्शन 30 में क्या बोला है, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स में क्या है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन
डिटेल रूल्स टू इम्प्लीमेंट द एक्ट इफेक्टिवली आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस देना है. दिस इंक्लूड्स मेनी स्पेसिफिक ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड होता है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट है यहाँ पे, तो उसमें क्या बोला है 30 क्लॉज ए में, तो इसमें जनरल पावर टू मेक द रूल्स कैरिंग आउट एक्ट पर्पजेस. जो एक्ट का पर्पस है, मेन पर्पस है, उसको क्या करना है, कैरी आउट करना है. यहाँ पे जो है वो कैरी आउट करना है. उसके बाद जो है सेकंड में क्या बोला है यहाँ पे, विदाउट प्रीजुडाइस. इसमें क्या बोला है, स्पेसिफिक रूल्स में भी इंक्लूड होंगे यहाँ पे. तो जो स्पेसिफिक रूल्स है ABCD में हम देखेंगे, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक रूल्स में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर, वोटिंग, फाइलिंग वैकेंसीज, कोरम, कमिटीज़ एंड एडवाइजरी बोर्ड जो कोई भी है यहाँ पे है. उसके बाद बी में क्या है, समनिंग विटनेसेस को समन करना है. उसके बाद जो है प्रोडक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट है उसको बुलाना है. तो उसके बाद सी में क्या बोला है, हाउ टू कैलकुलेट द कैश वैल्यू ऑफ द वेजेस पेड इन काइंड. जो हमने काइंड पे देखा था, कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो देखेंगे. उसके बाद डी में क्या है, डी में क्या बोला है, तो जो डी में है, प्रिस्क्राइब द टाइम एंड कंडीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस. जो है परमिसिबल डिडक्शन जो कोई भी है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करना है. ई में बोला है प्रोवाइड गिविंग एडुकेट पॉलिसीज़ टू द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस. के लिए पॉलिसीज़ प्रोवाइड करना है. एफ में बोला है प्रोवाइडिंग अ रेस्ट डे एवरी 7 डेज़. के लिए 7 डेज़ में से 1 डे क्या होना है, रेस्ट डे होना चाहिए. डी यहाँ पे जी में बोला है डिफाइनिंग नॉर्मल वर्किंग डे आवर्स. नॉर्मल वर्किंग डे आप बोल रहे हैं, तो नॉर्मल वर्किंग डे में कितने आवर्स तक काम करना है वो भी बताना है यहाँ पे. एच में क्या बोला है, प्रिस्क्राइब द केसेस. यहाँ पे एच में सिंपल इतना ही है, व्हेन एम्प्लॉयज़ वर्किंग लेस दैन नॉर्मल डे आरंट एंटाइटल टू फुल वेजेस. यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा बोला है यहाँ पे. तो आई में क्या बोला है, फॉर्म रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको मेंटेन रखना है. सिंपली इतना ही. जे में बोला है इशूइंग वेजेस बुक्स एंड स्लिप्स, हाउ टू मेक एंट्रीज. यहाँ पे कैसे एंट्रीज करना है वो बताया है. के में बोला है प्रिस्क्राइब पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर. का पावर्स क्या है वो बताया है. उसके बाद जो है एल में है रेगुलेटिंग द स्केल कॉस्ट दैट में बी अलाउड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 20. एम में बोला है कोर्ट फी अमाउंट पेबल फॉर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 20. में कोर्ट फी कितना लगेगा वो बोला है. एन में बोला है प्रोवाइड फॉर एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी में प्रिस्क्राइब्ड. एनी अदर मैटर में नीड टू प्रिस्क्राइब इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट कैसे होगा वो बोला है यहाँ पे. ओके, तो ये हुआ हमारा सेक्शन 28, 29 एंड 30. जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 30A रह गया है. सेक्शन 30A में क्या होगा, तो सेक्शन 30A का हम सिंपल इतना ही हम देखेंगे कि प्रोसीजर कैसा होता है. रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर रूल बनाया है तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, एवरी रूल दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अंडर दिस एक्ट मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द बोथ द हाउसेस of the parliament as soon as possible after it is made. Parliament will review the rule. जो कोई भी रूल बनाया है वो 30 दिनों में क्या करेगा, डेज में यहाँ पे रिव्यू करेगा. विच कैन बी 1 सेशन और 2 कंसिक्यूटिव सेशन में वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे. इफ ड्यूरिंग दिस रिव्यू टाइम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एग्री टू चेंज द रूल और डिसाइड दैट द रूल शुड बी कैंसल्ड, जो कोई भी है, देन रूल विल अप्लाई ओनली इन चेंज फॉर्म. में जो रूल है वो अप्लाई होगा. then the rule will no longer have any effect of annulled. However, any action taken before the modification or annulment remains valid and it not affected. जो कोई भी है अमेंडमेंट नहीं होता तब तक जो पहले का है वही यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड रहेगा यहाँ पे. उसके बाद जो है सेक्शन 31 लास्ट सेक्शन है. सेक्शन 31 में क्या बोला है हम चार्ट में देखेंगे. सेक्शन 31 ओके, जो सेक्शन 31 है तो इसमें क्या बोला है, सिंपल वैलिडेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ द सर्टन मिनिमम वेजेस. जो रेट है वो, दिस सेक्शन वैलिडेट द सर्टन मिनिमम वेजेस रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पास्ट पीरियड
even if those rates were fixed under the old legal understanding that may be technically expired. ए में क्या बोला है सब क्लॉज ए में, तो इसमें if the during 1 April 1952 to date of Minimum Wages Act 1954 minimum wages were fixed by the government believing that they were legally valid है, ऐसे ही हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है बी में क्या बोला है सिमिलरली wages fixed between the 31st December of 1952 and the commencement of Minimum Wages Act 1957 will also be deemed to be invalid। ऐसे जो इस टाइम के बीच में जो वैलिड जो मिनिमम वेजेस है वही वो भी वैलिड है, ऐसे ही कंसिडर करेंगे यहाँ पे। द सेम वैलिडेशन अप्लाइज मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बिटवीन द 31st December 1959 टू 1961 तक जो जो अमेंडमेंट हुआ है वो सभी अमेंडमेंट तक वही अप्लाई होगा। तो जनरल क्लॉज क्या है यहाँ पे, दिस wages rates cannot be challenged in court solely because specific old legal provision under which, ऐसे नहीं होगा कि ओल्ड लीगल प्रोविजन में कम था अब ज़्यादा है तो उस टाइम का जो वर्क हुआ था उसका आप पेमेंट करो, नहीं, जो भी है वो वैलिड है, ऐसे ही कंसिडर करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, दिस सेक्शन डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और पेनल्टी, पेड वेजेस लेस दैन मिनिमम वेजेस आप पेड जो पे कर रहे हैं वो मिनिमम दे रहे हैं, और रेट्स फिक्स ड्यूरिंग दी दोज पीरियड्स, डिड नॉट फॉलोड एनी ऑर्डर्स और रूल्स अंडर सेक्शन 13 में जो रूल्स बनाए हो उसको फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पे आप क्या होंगे, लायबल रहेंगे। ये हुआ हमारा टोटल जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो पूरा कवर हुआ है। थैंक यू।